तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की क्लास में हम ना जितने भी राष्ट्र के प्रतीक बचे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, मेरा ये राष्ट्र के प्रतीक कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँ और यहाँ से अगर प्रश्न बना तो आपको वो प्रश्न फिर कर नहीं पाओगे ना, अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ा तो। यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, तभी मेरा उद्देश्य आपको ये बहुत ही अच्छे से कराऊं, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्र का एक प्रतीक है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, वो राष्ट्रीय पंचांग है, जो भारत के उपयोग में आने वाला कैसा कैलेंडर है? ये सरकारी सिविल कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? सरकारी सिविल कैलेंडर है ना। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो सरकारी सिविल कैलेंडर है, वो किस पर आधारित है, किस संवत पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा ये शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है ना। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कब अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है अपने भारत का, इसका जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो इसका पहला महीना होता है चैत्र। इनके बारे में आपने सुना होगा, इसका पहला महीना होता है चैत्र। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि चैत्र का पहला दिन कौन सा होता है और किस तारीख को होता है? चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है। कब? जब कोई साधारण वर्ष हो, यानी जिस वर्ष में 365 दिन हों, उस वर्ष में चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को माना जाता है। और चैत्र का पहला दिन 21 मार्च को जब माना जाता है, कब? जब जो हमारा वर्ष है वो लीप वर्ष हो। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। अधिवर्ष मीन्स 366 दिन होने चाहिए उस वर्ष में, तब ही चैत्र महीने का पहला दिन 21 मार्च को होता है। लेकिन साधारण वर्ष में देखा जाए तो 22 मार्च को इसका पहला दिन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। अब हम दूसरे प्रतीक के बारे में जानेंगे, जो है अपने भारत के पशु, यानी राष्ट्रीय पशु क्या है अपने भारत का। तो पहले तो शेर हुआ करता था राष्ट्रीय पशु, लेकिन अब वर्तमान में बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ठीक है, घोषित किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम। ये प्रश्न पैंथेरा टिग्रिस, ये वैज्ञानिक नाम प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बाघ है ना अपना राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब? 1973 के लगभग ही। क्यों? क्योंकि 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं वो संरक्षण के लिए किए जाते हैं, किसी की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। इस बात से तो आप अच्छे से परिचित होंगे, है ना। ये रहे राष्ट्रीय पशु के बारे में। पहले तो शेर हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में बाघ ही राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में देखो, आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लगेंगे, जो आपके एग्जाम को टारगेट करेंगे। देखो, ऐसा ही लेवल का कोई पेपर होता है तो इतना तो आप भी जानते होंगे कि उसमें कोई हल्की फुल्की चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, एक दो क्वेश्चन हल्के फुल्के आ जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सब हल्के फुल्के होंगे। तो जब ऐसा लेवल की हम तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब आपको भी पता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जिसका संस्कृत में नाम क्या है? मयूर। ये तो आप सबको पता होगा। क्या आपको ये भी पता है कि ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये घोषित कब किया गया? राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है ना, ये मोर राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? क्या आपको ये पता है ना? तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को मयूर यानी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अब ये SI लेवल की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है मयूर का, यानी मोर का। इस यहाँ से देखो एसआई लेवल की परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा पावोक्रिस्टेटस। इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, देखिए इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए भारतीय वन एवं वन्य जीव कह सकते हैं या वन्य प्राणी कह सकते हैं सुरक्षा अधिनियम लाया गया कब, 1972 में। और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला। इसकी डेट पूछी गई थी कि ये अधिनियम कब लाया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1972 में लाया गया था ये अधिनियम। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्लास से। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जिन्हें आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे, है ना। और अब हम जानेंगे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। राष्ट्रीय पुष्प, देखिए राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल को राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है अपने भारत का, है ना। अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम है इसका नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसी, ये NU है ना, ये यू अम्ब्रेला वाला यू, नेलुम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। देखो कमल तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा, लेकिन क्या बच्चे बच्चे को या और भी जो तैयारी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इसका वैज्ञानिक नाम पता हो। और SI की लेवल की जो परीक्षा होती हैं उनमें वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट, जो अधिनियम निकाले जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे ये राष्ट्रीय पक्षी मोर, इससे संबंधित ये संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया था 1972 में, है ना। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है प्रश्न। आपको कमी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ऊपर ऊपर से हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जब भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना तो ये सबके बस की बात नहीं होता पढ़ना। ठीक है, सबके पैर डगमगाने लग जाते हैं कि ये क्या पढ़ें, यहाँ से नहीं आएगा। हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। SI लेवल की परीक्षा आप भी जानते हो, ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, वो ग्रेजुएट लोग देते हैं। तो ग्रेजुएट लोग जो होते हैं वो एकदम मैच्योर होते हैं, वो समझदार होते हैं कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, आइए कुछ अन्य प्रतीकों के बारे में जानते हैं। अगला प्रतीक है राष्ट्रीय वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी अपना राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपका आंसर होगा बरगद। ये प्रश्न तो डायरेक्टली पूछा गया है। ये नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डिफ़िकल्टी प्रश्न पूछे जाएं। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये बन सकता है ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको पता है कि बरगद है, ये कब अपनाया गया था, कब राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1950 में। कब? 1950 में ये राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था बरगद। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस, या फिकस भी कह सकते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। SI लेवल की परीक्षा में बहुत डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो हर कोई पढ़ लेता है। अगर आप ही उन जैसा बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास को अभी भी छोड़ सकते हो। देखिए उसके बाद है राष्ट्रीय फल। मैंने यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न देखे हैं, इसलिए मेरा ये मैंने सोचा कि आपको कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय फल। अब आपको देखो राष्ट्रीय फल के बारे में आप सबको पता है कि क्या है, आम है। इस राष्ट्रीय फल को आम को फलों का राजा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन आपको हो सकता है आप में से 10% को इसका वैज्ञानिक नाम पता हो, लेकिन 90% को नहीं पता होगा। तो जान लीजिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, जो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है प्रश्न पूछे जाने की। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय नदी क्या है, अपने भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो आपको पता है बच्चे बच्चे को पता होगा कि राष्ट्रीय नदी गंगा है।
यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि जो राष्ट्रीय नदी गंगा है इसे कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और किसकी अध्यक्षता में घोषित किया गया, ये प्रश्न बन सकता है एसआई लेवल की परीक्षा में। ठीक है, यानी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की कोई सी भी परीक्षा हो, ये प्रश्न बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ से। ठीक है, क्या रहेगी कि राष्ट्रीय नदी को गंगा नदी, यानी जो राष्ट्रीय नदी है ना गंगा, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर होगा 4 नवंबर 2008 को। किसकी अध्यक्षता में घोषित किया गया, ये बन सकता है यहाँ से, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपका आंसर होगा, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो इससे संबंधित मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एशियाई नदी। ठीक है, सॉरी एशियाई नदी नहीं, एशियाई हाथी। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अभी ये गंगा नदी मैंने आपको बोला ना, तो वही माइंड में सेट हो गई। राष्ट्रीय विरासत पशु है आपका एशियाई हाथी। ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल गया होगा कि एशियाई हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। इसे अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। ये प्रश्न बन सकता है ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में। अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। इसलिए 12 अगस्त 2012 से 12 अगस्त 2012 को पहली बार हाथी दिवस मनाया गया, जो कि विश्व हाथी दिवस कह सकते हैं, आप इसे एशियाई हाथी दिवस कह सकते हैं। ठीक है, कब मनाया गया, पहली बार 12 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रतीक है राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा आप सबको पता होगा, सब बच्चे परिचित हैं, बच्चे भी नहीं छोड़ते हैं ना, तो है ना, बच्चे को भी अगर आप नकली रुपया दोगे तो वो भी पहचान लेता है कि ये नकली है, वो भी नहीं लेता। तो आप तो तैयारी कर रहे हो, आप सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होगा, वो आपको जानने हैं बस। देखिए, राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी भारतीय रुपया। भारतीय रुपया, आप रुपये कहिए, ठीक है, मैं रुपया लिखता हूँ और रुपया ही बोलता हूँ, तो मैंने वो रुपया ही लिखा है, आप रुपया कह सकते हैं, रुपये, है ना, भारतीय रुपया। अच्छा, ये भारतीय रुपया राष्ट्रीय मुद्रा कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर होगा 15 जुलाई 2010 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो इसे नोट डाउन जरूर करना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छा, भारतीय रुपया जो 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया गया, ये तो अब आपने जान लिया। अब क्या आपको ये पता है कि जो इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है, आपको 4 चिन्ह दे देगा, डॉलर का देगा, यूरो का देगा, है ना, येन का देगा, और ये भारतीय रुपये का देगा। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है, ये वाला। ये चिन्ह ना 2 लिपियों से मिलकर बना है, 2 लिपियों के वर्णों से मिलकर बना है। आपने रोमन लिपि के बारे में जाना होगा, जो कि हमारी नहीं, इंग्लिश हम पढ़ते हैं इंग्लिश को, हमारी नहीं है, हमारी तो हिंदी है। जो रोमन लिपि का आर जो अक्षर है ना, आर लेटर, और जो अपनी देवनागरी लिपि है, अपनी देवनागरी लिपि का जो आर, जो ये रा रस्सी वाला जो वर्ण है ना, व्यंजन कह सकते हैं आप, इन दोनों से मिलकर ही बना है ये प्रतीक अपने भारतीय रुपये का। यहीं पर ये प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में कि जो भारतीय रुपया का प्रतीक है ना, ये वाला प्रतीक, ये वाला, इसके डिजाइनर कौन है, तो आपका आंसर होगा डी उदय कुमार। उदय कुमार इसके डिजाइनर हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर परीक्षा में। ओके, आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, नया। ठीक है, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर जाओगे। ओके, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी तो हम संविधान को शुरू करेंगे, ये तो हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं पॉलिटी से संबंधित। देखिए, नेक्स्ट प्रतीक है राष्ट्रीय जलीय जीव। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आपका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को ही मैंने एक नाम से भी जाना जाता है, इसे सूंस। अगर आपको ऑप्शन में सूंस भी दिखाई दे जाए ना, तो आप करके आ जाना, उसी ऑप्शन को टिक करना। ऐसा ना हो कि आप ये खोजने लग जाए कि डॉल्फिन कहाँ है, डॉल्फिन कहाँ है, आप प्रश्न को ही गलत ठहराओ।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा सूस है, यानी गंगा का नदी, जो कि मीठे पानी में रहती है ये। ठीक है, मीठे पानी की मछली भी कहा जाता है इसे। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये घोषित कब किया गया? ये घोषित किया गया था आपके 18 मई 2010 को। अच्छा, ये घोषित किया गया आपके 18 मई 2010 को, लेकिन इसका सुझाव, इसका आग्रह कब किया गया? आप सुझाव कह सकती हैं या आग्रह कह सकते हैं, कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009 को इसका आग्रह किया गया, इसका सुझाव किया गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाना चाहिए। ये कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका जो सुझाव या इसका जो आग्रह किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका आंसर होगा ये पीएम मोदी। उस समय पीएम मोदी नहीं, वर्तमान के पीएम मोदी हैं। उस समय पीएम हुआ करते थे अपने भारत के, यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं मनमोहन सिंह। इन्हीं की अध्यक्षता में एक गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सुझाव पर 5 अक्टूबर 2009 को यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाना चाहिए, जो घोषित कब किया गया? 18 मई 2010 को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक बचे थे वो सभी कंप्लीट कर लिए। अब मेरा दावा है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर उठा लेना, किसी भी अच्छी लेवल के एग्जाम के आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपने भारतीय संविधान को। ठीक है, जिसमें हम भारत के संविधान का भाग 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, भाग 1, जिसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका यूपीएसआई, आरपीएफएसआई और एनटीपीसी में यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आज की क्लास ये थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसमें मैंने जितने भी प्रतीक बचे थे वो सभी कंप्लीट कर दिए। अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा रखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा पॉलिटी को लेकर। जय हिंद।